ज्वाइन कीजिए वर्ग 2 मेंस सुपर टेस्ट सीरीज। यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न विस्तृत व्याख्या के साथ में देखने को मिलेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। आपको प्रत्येक विषय में टॉप लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलेंगे। आप किसी भी विषय में जाएँगे, जैसे कि आप ये साइंस का क्वेश्चन ही ले लीजिए, मैथ वाले पार्ट में हैलोजन का प्रश्न पूछा गया, लेकिन विस्तृत व्याख्या आप देखिए पूरे ग्रुप को समझा दिया गया, अन्य ग्रुप को तक विस्तार से समझा दिया गया। इंग्लिश में भी आपको पूरा का पूरा ये देखने को मिलेगा। आप हिंदी में जाइए, बहुत ही शानदार तरीके में आपको विस्तृत व्याख्या देखने को मिलेगी। बहुत ही शानदार टॉप लेवल के प्रश्न हैं। आप एसएसटी में भी जाएँगे, किसी भी प्रश्न की आप विस्तृत व्याख्या देखने को देखेंगे, बाइलिंगुअल आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही शानदार तरीके में इंग्लिश में भी इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। पहले आपको इंग्लिश में विस्तृत व्याख्या, फिर आपको हिंदी में देखने को मिलेगी। तो टेस्ट सीरीज़ को जॉइन करने के लिए आप सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिए और आप जॉइन कीजिए। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। आप बहुत ही लगन के साथ मेहनत कर रहे होंगे। अब आपके पास 1 महीने कुछ दिन का समय बचा हुआ है। इस 1 महीने में आपको बहुत ही अच्छे से कंटेंट को रिवीजन भी करना है, प्रश्नों का अभ्यास भी करना है और जो सिलेबस का कुछ भाग छूट गया है उसको भी आपको कवर करना है। जिन टॉपिक्स में आप वीक हो या जो टॉपिक्स आपसे बन नहीं रहे हैं आपको उनको भी कवर करना है। आज हम इसी रणनीति पे बात करेंगे कि आखिरी का 1 महीना अब आपको किस प्रकार से तैयारी में लगाना है, क्या आपकी रूपरेखा होनी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। प्रत्येक विषय को लेकर हम बात करेंगे। चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है पाठ्यक्रम की। तो पाठ्यक्रम आपका कंप्लीट होने वाला होगा, नहीं हुआ है तो आप कोशिश करिए 20 मार्च तक आपका पाठ्यक्रम आप हर हाल में पूरा कर लें, क्योंकि 20 मार्च के बाद में 25 दिन आपके पास बचेंगे। 25 दिन आपको केवल और केवल रिवीजन करना है और आपको मॉक टेस्ट लगाना है। रिवीजन मॉक टेस्ट। जो टॉपिक नहीं बन रहा उस टॉपिक को ही देखना है, बाकी का जो आप पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करना रहेगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 20 मार्च तक अपने पाठ्यक्रम को प्रत्येक विषय के अभ्यर्थी कंप्लीट कर लेंगे। काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें रह जाएंगी तो उसके लिए आप थोड़ा टाइम 1 घंटे या 1.5 घंटे आप रोज़ दे सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाएगी पाठ्यक्रम के बाद रिवीजन। आपने नया पाठ्यक्रम आया, आप यदि उस कंटेंट को रिवाइज नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब ये है कि आपने जो अभी तक 1.5-2 महीने में या 3 महीने में जो आपने पढ़ा वो कहीं ना कहीं आपको उतना याद नहीं आ पाएगा एग्ज़ाम में। रीज़न ये है कि आप ना एक पर्याप्त रिवीजन जितना किया जाना चाहिए उतना रिवीजन आपने नहीं किया। आपको रिवीजन भी अच्छे से करना पड़ेगा। कोशिश करिए कि कम से कम जैसे 20 मार्च का मैं बोल रहा हूँ, 20 मार्च के बाद 2 बार आपका रिवीजन हो जाए। 2 बार मेरा कहने का मतलब है 20 मार्च से आपका 10 अप्रैल तक तो एक बार आप रिवीजन कर दो जो जो आपने पढ़ा हुआ है। उसके बाद में उसके बाद में आप 10 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम तक एक बार फिर से आप रिवीजन कर दो। यह प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी, तभी काम बनेगा। कम से कम 2 बार आपने जो पढ़ा हुआ है उसको देख के जाना पड़ेगा, तभी आपको याद रहेगा। नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज होंगे, बार बार कंफ्यूज होंगे। 5-6 प्रश्न भी यदि आपने गलत टिक कर दिए, इससे आप समझ सकते हैं कि 1 नंबर भी कितना कीमती होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन और मॉक टेस्ट की हम बात करें तो मॉक टेस्ट भी आपको रेगुलर बेस पे लगाना है। आपका मन हो रहा है तो आप छोटे वाले लगाइए। आपका मन हो रहा है कि यार अब तो फुल लेंथ टेस्ट लगाने का समय आ गया है, समय कम है, तो आपको मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे। और इस बार आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। रीज़न ये कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुआ है, पहली बार ऐसा पेपर आ रहा है, तो आपको अपनी स्पीड भी मेंटेन करनी है और जो नए पाठ्यक्रम पर क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करने की क्षमता भी आपको विकसित करनी है। इसलिए मॉक टेस्ट लगाना भी अति आवश्यक हो जाएगा। आप कोशिश करो कि आप 2-3 प्लेटफॉर्म से लगाओ, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म का अनुभव आपको मिलेगा। अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल को देखोगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को आप देखोगे, तो आप जब मुख्य परीक्षा में बैठोगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप अपने आप को तैयार कर चुके होंगे। और जब मॉक टेस्ट लगाओ कोशिश करो कंप्यूटर या लैपटॉप पे लगाओ और माउस का यूज़ ज़रूर करो।
कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी से भी कंप्यूटर या लैपटॉप लेके उनके घर पे जाके 3-4 टेस्ट तो आप कंप्यूटर से ज़रूर लगाना। अभी आप मोबाइल से लगाइए ठीक है, लेकिन कुछ लगा के आप हैबिट कर लीजिएगा ताकि आपको वहाँ पर प्रॉब्लम ना आए टिक करने में, ऊपर नीचे स्क्रॉलिंग करने में। ये चीज़ इससे आप मतलब एक अपनापन सा लगे, यार लैपटॉप कंप्यूटर चलाना तो हमारा रोज़ का काम है, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नए टॉपिक्स का मैंने आपसे कहा, जो चीज़ बच रही हैं आपकी केवल उन्हीं को पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा डीप में 20 मार्च के बाद में किसी भी टॉपिक में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। जो पढ़ लिया है उसी को रिवीजन करना है। हमने प्रश्न का अभ्यास किया, चाहे आप बुक से कर रहे हैं चाहे आप टेस्ट लगा कर रहे हैं, प्रश्न नहीं बन रहा है तो वहाँ पर आपको एक सावधानी बरतनी है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, आपको बताता हूँ मैं। प्रश्नों को करने के बाद में वो उनके उत्तर को याद करने की कोशिश करते हैं। मैथ वाले तो याद नहीं कर सकते, लेकिन बाकी विषय के अभ्यर्थी उसको रटने की कोशिश करते हैं, ना कि समझने की। जबकि रटना नहीं है, उस चीज़ को समझना है। आपका मान लीजिए सामाजिक विज्ञान का ही कोई सा प्रश्न आ गया तो अभ्यर्थी उसको याद करने की कोशिश करेंगे। जब आपका गलत हो ही गया है तो आप एक बार उस टॉपिक को अपने नोट्स में देख लीजिए, आपने बनाए हुए हैं, आपने जहाँ से भी पढ़ा हुआ है, जिस बुक से भी आपने पढ़ा हुआ है, वहाँ पर वह टॉपिक दिया हुआ होगा, आप वहाँ से कर लीजिएगा। और मार्केट में बुक्स आई हुई हैं, अरिहंत की बुक्स भी आ गई है, शायद प्रत्येक वैसे की आ गई है, मैथ का तो मुझे पता है, अन्य विषयों की भी आई हुई है। आप लास्ट के टाइम पर एक बार रीड करना चाहें उनको, कम टाइम में हो जाएंगी रीड। यदि आप 8-8, 10-10 घंटे पढ़ते हो तो आप उनको पढ़ लेना। उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि उन्होंने नए पाठ्यक्रम के हिसाब से पुस्तकों को डिज़ाइन किया हुआ है। बहुत ज़्यादा लाभ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन काफ़ी हद तक आपको फिर भी लाभ मिल जाएगा, क्योंकि पाठ्यक्रम के हिसाब से पाठ्यक्रम के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो तो उस पुस्तक में वो समाहित करके ही रखेंगे। अरिहंत की बुक आपको ये अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको परचेस कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। और उसके अलावा जो पुस्तक आप पढ़ते आ रहे थे उसको तो आपको अच्छे से करना है। जो आपने नोट्स बनाए हैं या जो आपके पास नोट्स हैं, आप लिख रहे थे या जहाँ से भी पढ़ रहे थे, उनको तो रिवीजन करना ही है। उनके बिना परीक्षा कक्ष में नहीं जाना, जब तक आपका वो पूरा नहीं हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना है। अब देखिएगा कुछ चीज़ और आपको बताता हूँ जो बहुत ही काम की होने वाली हैं। जैसे कि हम मैथ में बात करें, हम चलिए मैथ नहीं, हम पहले हिंदी में बात कर लेते हैं, नहीं तो अधिकतर बोलेंगे कि आप स्टार्टिंग मैथ से कर दी। एक हिंदी शब्द, हिंदी में मैं आपको बताता हूँ। हिंदी में जो चैप्टर से प्रश्न आ रहे हैं उन चैप्टर को आपको समरी के रूप में पढ़ना है, एक कहानी के रूप में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? ताकि आपको वो कहानी याद रहे। कोई सा भी आपका चैप्टर आ गया है, ठीक, तो उसको आपको कहानी के रूप में करना। और जब आपने किताब के माध्यम से उस चैप्टर को पढ़ा था, आपने कोशिश करी होगी कि जो मेन पॉइंट होंगे वो आपने हाईलाइट किए हुए होंगे ताकि आपको याद रह जाए। यानी हिंदी में देखिए, जो आप साहित्य वाला पार्ट है, रचना या जो भी आप कर रहे हैं, ग्रामर वाला पार्ट है, वो तो आप बहुत पहले से पात्रता के बाद से ही लग गए थे, वो पार्ट तो आपका काफ़ी अच्छा होगा, बस रिवीजन करना है। लेकिन जो चैप्टर से प्रश्न बन रहे हैं उन पे आपको ज़्यादा अभ्यास करना पड़ेगा। उसके लिए हिंदी वाले तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट लगाइएगा, जहाँ से भी आप लगा रहे हो, फुल लेंथ हो, शॉर्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। और जो चैप्टर का मैंने आपसे बोला, उसके लिए आप उसकी समरी आप गूगल पे भी पढ़ना। आपका जो पार्ट है आपकी एनसीईआरटी में भी दिया है, एमपी बोर्ड में भी दिया हुआ है, तो आप उसकी समरी को गूगल पे सर्च करना। कोई सा भी चैप्टर आ गया, एक हिंदी भी करके वेबसाइट होती है, बहुत ही अच्छा समरी करके वो लोग भी प्रोवाइड करवाते हैं। सक्सेस CDS ने भी बहुत ही अच्छी समरी प्रोवाइड करी है, हिंदी इंग्लिश की भी मिल जाएगी वहाँ पे। और बायजूस जो है उन्होंने भी बहुत ही अच्छे से समरी करके आपको चैप्टर्स की दी हुई है। आप समरी को भी पढ़ेंगे तो और भी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी। वैसे ही मैंने इंग्लिश का कहा, इंग्लिश में भी आपको जो चैप्टर्स आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उनके नंबर कटने नहीं चाहिए। जो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, देखना वो 1 नंबर अपना कटने नहीं देंगे उस टॉपिक में, उस चैप्टर में से कहीं से भी बीच में भी आ जाए, बन जाएगा उनसे। इंग्लिश में भी यही चीज़ है, चैप्टर्स को आप अच्छे से करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। वोकैब जो ग्रामर वाला पार्ट है उस पर भी आपको ज़्यादा ध्यान देना है।
इसके बाद एसएसटी में हम बात करें, एसएसटी में जो आप पढ़ रहे हैं उसको आपको रिवाइज करना है। आपने पहले एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी तो आपको अब एनसीईआरटी पढ़ने नहीं बैठना है बिल्कुल भी। यदि आपने पहले एनसीईआरटीज़ पढ़ी हुई हैं तो जो हाईलाइट किया होगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने हाईलाइट करी हुई होंगी, अपने नोट्स में लिखी हुई होंगी, तो बस उनको आपको देखते जाना है ताकि आपके कंसेप्ट और भी मजबूत हो जाएं, आपके बेसिक्स ना ऐसे मजबूत रहें कि कोई सा बेसिक सा प्रश्न आ गया, सामान्य सा प्रश्न आ गया तो उसमें गलती ना हो आपसे। यह चीज़ आपको अपनानी है एसएसटी में। और एसएसटी में आप अर्थशास्त्र वाले टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करिएगा। हाँ, मतलब पहले इतना नहीं था लेकिन इस बार आप देखेंगे 4 यूनिट उन्होंने ऐड करी हुई हैं, तो आपको इस अर्थशास्त्र पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो टॉपिक नए ऐड हुए हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। हिंदी इंग्लिश का देखा हमने, एसएसटी का देखा, साइंस वाला पार्ट आपका मैथ में भी है, और बायोलॉजी वाले तो बायोलॉजी वाले हैं तो वो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं। बायोलॉजी साइंस वाले तो 11th और 12th का पहले से कवर करते आ रहे हैं तो उनका तो काफ़ी हद तक कवर होगा। तो हम मैथ वालों की बात करते हैं। मैथ्स वाले अभ्यर्थियों को हाँ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगाने पड़ेंगे। हिंदी, एसएसटी, इंग्लिश सभी को अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करना पड़ेगा। रीज़न यही है मात्र एक कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुआ है, यानी प्रश्न जो आपको देखने को मिलेंगे वो नए टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, नए टाइप से आपको जूझना पड़ेगा। इसलिए आप टेस्ट वगैरह कहीं से भी आप लगाओगे तो वहाँ से आपकी एक हैबिट बन जाएगी अच्छी वाली। और कोशिश करना कि टेस्ट लगाने के बाद डिटेल्ड जो सॉल्यूशंस आपको मिलते हुए हैं, नहीं बन रहा है तो आप उसको ज़रूर देखें। बनने के बाद भी आपको लग रहा है कि यार डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में कुछ अच्छा मेरे काम का पढ़ने लायक है तो उसको आपको पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से भी आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर होते हैं, कंसेप्ट क्लियर होते हैं, आप और भी मजबूत होते हैं वहाँ पर। मैथ्स में यदि हम बात करें यूनिट 1 से लेकर के 5 तक तो आपका ये 10th लेवल का है। बस यूनिट 5 में आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और जो एडवांस ट्रिग्नोमेट्री है वो आपका ऐड हो रहा है। तो इनके लिए आप एनसीईआरटी तो मैं आप भूल रहा हूँ उनको, एनसीईआरटी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं करना। आर डी शर्मा के आप एमसीक्यूज लगा लीजिएगा, यदि नहीं लगाए तो आप इस टाइम पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके एक बुक आती है, उसके एमसीक्यूज लगा लीजिए। यदि आर डी शर्मा के लगा रहे हो तो आप इसके रहने देना, यदि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लगा रहे हो तो इसके आप छोड़ देना। इनमें से 2 में से कोई एक बुक करना। और 9th और 10th वाली आर.एस. अग्रवाल होती है उसको भी आप कर सकते हो। यूनिट 6 में जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है मतलब देखिए आपका यूनिट 6 से लेके 10 में, यूनिट 6 से 9 बोलेंगे हम, 10 तो वो ग्रेजुएशन लेवल का है। यूनिट 6 से लेके 9 तक में यदि हम बात कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको एनसीईआरटी के प्रश्नों का अभ्यास जरूर कर लेना है। आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, आपने किसी का कोर्स लिया हुआ हो, फिर भी आपका एक कर्तव्य तो बनता है कि आप एनसीईआरटी के प्रश्नों को एक बार हल करेंगे, ताकि आपको पता तो चले कि आपने वहाँ से पढ़ लिया उस टॉपिक को। जैसे कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद क्या आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रश्न बन रहे हैं? आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D पढ़ा, क्या आपसे 3D के प्रश्न बन रहे हैं? वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा, क्या आपसे अब आप वेक्टर अलजेब्रा के प्रश्न एनसीईआरटी के बन रहे हैं? यानी आपने अच्छे लेवल पे पढ़ा है। यदि नहीं बन रहे तो फिर आपको उस टॉपिक को और भी मजबूत करना पड़ेगा, ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो प्रायिकता आ रही है वो पूरी की पूरी 11th और 12th की है, मतलब हायर लेवल की प्रायिकता आ रही है, उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना पड़ेगा, तभी वो आपसे बन पाएगी, नहीं तो बहुत कंफ्यूज करेगी वो। यानी यूनिट 6 से लेके 9 अति मात्रा में, 10 में भी अभ्यास चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इनमें अभ्यास की ज़्यादा है, प्रैक्टिस की आवश्यकता है, तब जाकर के आप इस कंटेंट को काफ़ी अच्छा कवर कर पाएंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि लास्ट में आप पाठ्यक्रम जो बचा होगा 25 दिन में, बस उसको ही पूरा करेंगे। रिवीजन इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप जो पढ़ चुके हो, आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने इसको पढ़ लिया, अब मुझे रिवीजन की आवश्यकता नहीं है, मेरा अच्छा टॉपिक है, फिर भी आपको रिवीजन करना पड़ेगा। विदाउट रिवीजन आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप चीज़ों को भूल जाएंगे। मैथ में आपने 6 से 9 यूनिट का कितना भी पढ़ लिया हो, आप बार बार भूलेंगे। किसी भी विषय में आपने कितना ही क्यों ना पढ़ लिया हो, जब तक आप परीक्षा से पहले जल्दी भाई आपने देखा होगा, आप 5 दिन में भी आराम से जितना आप पढ़ चुके हो पूरा रिवीजन कर पाओगे। मैं मानता हूं कि उस तरीके से डीप में स्टडी नहीं हो पाएगी। रिवीजन करने का हमारा ये मतलब रहता है कि सारी चीज़ों का अध्ययन नहीं करना,
हम नोट्स पढ़ रहे हैं, हम बुक्स में जो हाईलाइट कर रखा है बस गो थ्रू हो रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं कि यार अच्छा मैं इसमें कंफ्यूज हुआ था तो इसको मैं एक बार और समझ लेता हूँ, प्रश्न आ गया तो मुझसे कम से कम बन जाए, उत्तर मुझे याद हो। यह चीज़ आपको करनी है। ये नहीं कि आप फिर से बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आप रीड करते जा रहे हो, हर एक प्रश्न को, यदि आप मैथ वाले हो तो हर एक प्रश्न को हल करते जा रहे हो। देखना है, नज़रों के नीचे से वो चीज़ आपकी चली जाए, इस तरीके का रिवीजन। बाकी का प्रश्नों का अभ्यास तो आप मॉक टेस्ट, लास्ट टाइम में आप इतने सारे मॉक टेस्ट लगाते हो तो प्रश्नों का अभ्यास तो आपका वहाँ से हो रहा है, ठीक। तो ये चीज़ मैंने आपको जो बताई हुई है, मॉक टेस्ट पे भी आप लास्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा, 2-3 प्लेटफॉर्म पे लगाइएगा, कोशिश करिएगा कि विस्तृत व्याख्या आपको वहाँ पर मिल रही हो, ताकि जो डाउट हो आप नीचे ही उसका आंसर देख पाएँ, समझ विकसित कर पाएँ कि आखिरकार मैं कंफ्यूज क्यों हुआ, मैंने क्या गलती करी, क्या सुधार करने की आवश्यकता है, वो चीज़ आपकी वहाँ से क्लियर हो जाए। बस लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगा कि आप इतने लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, अब वो समय आ गया है, आपकी परीक्षा मतलब नज़दीक ही है, आप 1 ही महीना मान के चलिए, बाकी के 6-7 दिन आपके कब निकल जाएंगे, लास्ट में एडमिट कार्ड जारी होने के बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप मतलब एक देखना, 1-1.5 महीने बाद ना आप परीक्षा में बैठेंगे, जिस दिन आप परीक्षा में बैठेंगे आपकी परीक्षा हो चुकी होगी, आपको यकीन नहीं हो रहा कि हमारी परीक्षा हो चुकी है। मतलब समय, ये वाला समय विज्ञापन जारी होने के बाद का समय कब चला गया, कब हम 8-8 10-10 घंटे पढ़ते रहे और हमारा एग्ज़ाम ही हो गया, तब आपको ये लगेगा कि हमारा समय, अब आपको देख लीजिएगा, आप पढ़ रहे हैं, आपका समय कितने जल्दी चला गया, मात्र 1 महीने का समय रह गया है आपके पास में। समय बहुत तेज़ी से जा रहा है, उसका कारण है आपका दिमाग के स्थिर है इस टाइम पर, आपके अंदर इस टाइम ऐसा मोटिवेशन होगा कि मतलब कोई पढ़ने का बोल दे 8-8 घंटे 9-9 घंटे 10-10 घंटे पढ़ने के लिए भी अब मैं सक्षम हूँ। और ये रिदम यदि किसी की 1 साल तक बन जाए तो उसका सिलेक्शन कोई कैसे रोक पाएगा, आपको समझते हैं इस चीज़ को। मतलब ये रिदम आपकी बन गई है, कोशिश करना कि आगे भी आप कंटिन्यू इस चीज़ को रखें, तो आने वाले समय में आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। जो जॉब वाले हैं मुझे पता है कि वो भी 6-7 घंटे तो कम से कम निकाल रहे होंगे, कम से कम 5 घंटे तो ज़रूर निकाल रहे होंगे, और वो अपने 5 घंटे बहुत ही इफ़ेक्टिव, मतलब उन 5 घंटों में बहुत ही इफ़ेक्टिव स्टडी कर रहे होंगे, हर एक समय का, हर एक क्षण का प्रयोग कर रहे होंगे। और जो जॉब नहीं कर रहे हैं वो तो और भी ज़्यादा प्रयास कर रहे होंगे, उनके पास तो और भी समय है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने का, ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट लगा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हो। ये चीज़ आप इस प्रकार से कवर करिएगा। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिए। लास्ट में यही कहूँगा, आपके हाथ में केवल एक चीज़ है, मेहनत करना, और अंतिम समय तक मेहनत करना है, हार नहीं माननी है। डिमोटिवेशन आने दो, हमारे हाथ में केवल किताब है, हम पढ़ रहे हैं, बस हमारे पास जो है, हम जो कर सकते हैं वो हम पूरी क्षमता के साथ कर रहे हैं, बस यही चीज़ मन में लेके डटे रहना है तैयारी में। धन्यवाद। अब समय है मॉक टेस्ट लगाने का। ज्वाइन कीजिए वर्ग 2 मेंस की टेस्ट सीरीज। यहाँ पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलेगा, बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी के टॉप लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। विषय में जब आप प्रश्नों को देखेंगे तो बहुत शानदार लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगे, विस्तृत व्याख्या आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेगी। कोई सा भी प्रश्न आप कहीं से भी ले लीजिए, बहुत ही शानदार तरीके में आपको ये कंटेंट देखने को मिलेगा। हिंदी में हम बात कर लें, हिंदी में यदि चैप्टर से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, जो भी है साहित्य है, बहुत शानदार तरीके में बताया गया है। आप देखिए कितने शानदार तरीके में उत्तर को समझाया गया, अन्य विकल्प आंसर क्यों नहीं होंगे, वह समझाया गया, की पॉइंट्स दिए गए ताकि उस चैप्टर से संबंधित आपके और भी पॉइंट मजबूत हो जाएँ। कोई सा भी प्रश्न आप ले लीजिए, यही इसी तरीके में, इसी पैटर्न में बहुत शानदार तरीके में समझाया गया है। सामाजिक विज्ञान में भी बहुत ही शानदार तरीके में इसी के अकॉर्डिंग, इसी फॉर्मेट में विस्तृत व्याख्या को डिज़ाइन किया गया है। उत्तर उसको समझाया, अन्य विकल्प उत्तर क्यों नहीं होंगे, उसको भी बहुत शानदार तरीके में समझाया है। कोई सा भी प्रश्न देखेंगे ना आप, ऐसी विस्तृत व्याख्या डिज़ाइन करी है कि आप काफ़ी सारा कंटेंट अपना इस विस्तृत व्याख्या से कवर कर पाएँगे। इंग्लिश में भी आप देखेंगे, इंग्लिश में भी बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग सभी विषयों में देखने को मिलेगा। विस्तृत व्याख्या पहले आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी, फिर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। बहुत ही शानदार तरीके में यहाँ पर चीज़ों को कवर किया गया है। तो सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसको ज़रूर जॉइन करिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा प्रत्येक विषय में। धन्यवाद।